हेलो वीवर्स। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं वो है द ईयर्स दैट चेंज इंडिया वाजपेयी बाय शक्ति सिन्हा। ये शक्ति सिन्हा जी वाजपेयी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे लगभग 3 से 4 साल, और 97 से ईयर 2000 तक। और उस ड्यूरेशन में उन्होंने उनकी आंखों के सामने से जो जो गुजरा उसके बारे में उन्होंने लिखा है। इसमें उन्होंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वाजपेयी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में दिया है, जिसमें वाजपेयी जी अपना करियर स्टार्ट करते हैं अराउंड 57 से। वो एमपी हैं, एमपी बने थे। और फिर 62 में वो हार गए, 67 में फिर जीत के आए। इस तरह से ये चलता रहा। और 77 में वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी बने, लगभग 2-3 ढाई 3 साल तक रहे वो। इस ड्यूरेशन में एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी वो है कि जिसमें मेरे को लगता है कि जिसने शायद वाजपेयी जी को चेंज किया हो, उसमें उस समय 57 में जब ये फर्स्ट टाइम बन के आए थे एमपी, तो जनसंघ के ये थे, और जनसंघ में 3 या 4 लोग हुआ करते थे एमपी, मे बी इससे भी कम। और इन लोगों को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं मिलता था। ये लोग वॉकआउट करते थे कि उनको मौका मिलना चाहिए। तो 57 की एक घटना है जिसमें इन्होंने एक भाषण दिया कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके उसके ऊपर कुछ भाषण दिया। तो जो उसका जब सारे इस तरह के सारे भाषण ख़त्म हो गए, फिर नेहरू जी ने उसका रिस्पॉन्ड किया। फाइनली जो वो फॉरेन मिनिस्टर थे, और उन्होंने जो रिस्पॉन्ड दिया उसमें उन्होंने सारे जो आंसर थे उनका क्वेश्चन थे उनका आंसर तो इंग्लिश में किया, लेकिन जो वाजपेयी जी ने जो पूछा था उसका आंसर उन्होंने हिंदी में किया ताकि वाजपेयी जी को ठीक से समझ आए। तो ये जो घटना, इसको वाजपेयी जी ने हमेशा याद रखा, और उनके मन में नेहरू जी के लिए एक जो रिस्पेक्ट है, मेरे ख्याल से वो हमेशा इसीलिए बनी रही। उन्होंने नेहरू जी की जो डेथ भी हुई थी उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट दिया उनको। और ये एक ऐसी घटना थी जो शायद जिससे जिससे वाजपेयी जी काफ़ी जो नरम बीजेपी में नरम दिल के नेता माने जाते हैं, उस तरह के नेता वो माने गए। और 77 में जब ये फॉरेन मिनिस्टर बने, तो इन्होंने इन्होंने चाइना का भी दौरा किया, पाकिस्तान का भी दौरा किया, और इसराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर था उसको भी इनवाइट किया और उनसे बातचीत बातचीत की। इनिशियली ये ढकी छुपी बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में ये इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। तो ये इनकी जर्नी इस तरह से रही। फिर 90s में ये फिर से अयोध्या वाला मामला शुरू हुआ। फिर 97 96 में ये 13 दिन के प्राइम मिनिस्टर बने। तो यहाँ से 90s, ये जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं 96 97 से ये 2000 तक, कारगिल की वॉर तक। और जो ये ड्यूरेशन का इस बुक में पूरा जितना भी ऑथर के सामने हुआ, उन्होंने जितना कैप्चर कर पाए वो उन्होंने इस बुक में बताने की कोशिश की है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इस बुक में जो आता है वो एक इंसिडेंट जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इस वाजपेयी जी के बारे में इस बुक से, वो ये था कि 95 या 96 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक फाइटर प्लेन की डील की थी रशिया के साथ। और उस डील को वो ख़त्म नहीं, पूरी नहीं कर पाए थे। और वो डील जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो उस समय उसको प्रोसेस किया गया। और तब एक इंडियन एक्सप्रेस में शेखर गुप्ता जी का एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस डील में पैसे घूस या पैसे दिए गए, घूस शब्द का तो वर्ड उन्होंने शायद इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसमें पैसे क्या लेन देन हुआ है। तो वाजपेयी जी ने शेखर गुप्ता को अपने घर बुलाया और पूछा कि क्या आप 100% श्योर हैं कि इसमें घूस ली गई है। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को इतना श्योर से नहीं कह सकता, मैं इतना कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने रशियन गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं। तो इन्होंने इसको फिर से, उस समय डिफेंस मिनिस्टर से मुलायम सिंह यादव, और मुलायम सिंह यादव ने इनको ब्रीफिंग दी अलग से। तो इनको बताया कि वो पैसे रशियन प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट पे दिए गए थे, क्योंकि उनकी फैक्ट्री में काम बंद हो सकता था और फिर ये फाइटर प्लेन हमको कभी नहीं मिलते। तो ये तो इसलिए किया गया था ताकि ये डील हमारी हो सके, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है। तो उसके बाद वाजपेयी जी ने इस मुद्दे को उस चुनाव में उठाया ही नहीं। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को हमेशा ऊपर रखा।
उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। उनको पता था कि एक बार ये अगर ये उठा दिया चुनाव में तो ये जो फाइटर प्लेन है इसको कभी कोई खरीद नहीं पाएगा। इस तरह से ये उन्होंने इसको हैंडल किया, जो मुझे लगता है कि आज के पॉलिटिशियन को सीखना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस ने आजकल पिछली बार मतलब कुछ साल पहले रफाल पे जो ड्रामा किया था, उनको कुछ सीखना चाहिए इससे कि इस तरह से जो देश के लिए ज़रूरी है वो करने दें। आपको खैर उसमें मोदी साहब ने क्या किया वो भी हमको पता नहीं है, मतलब वो डिफरेंट चीज़ है, वो उस पर ही बात करूँगा मैं थोड़ी देर में। और इसमें जो है ये तो एक अच्छी बात ये थी। इसके बाद जो कारगिल का वॉर है वो हमने सिर्फ आर्मी से नहीं जीता, आर्मी के बलबूते पे नहीं जीता हमने। आर्मी ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए उसमें, लेकिन जो मेन अगर सिर्फ आर्मी के भरोसे छोड़े जाता तो शायद उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता उन हाइट्स को वापस लेने में। वो जाने वाले तो नहीं थे, वो मार मार के उनको भगाना पड़ता, मारना पड़ता, तब जाते हो। जो डिप्लोमेटिक चैनल्स में जो वाजपेयी जी ने जो किया, वो फाइनली पाकिस्तान पे इतना प्रेशर पड़ा कि उसको वो सीज़ फायर चिल्लाते रहे, कोई किसी ने सुना नहीं। किसी ने इंडिया को, अमेरिकन्स ने थोड़ा बहुत कहा कि आप सीज़ फायर करो, लेकिन वाजपेयी जी ने बिल्कुल बिल्कुल प्लेन शब्दों में कहा कि सीज़ फायर जब तक ये एलओसी के उस तरफ नहीं जाएंगे सीज़ फायर नहीं होगा। हम ये ज़मीन जो हमारी उन्होंने कब्जा की है उसको हम खाली करवा के ही हम सीज़ फायर करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो उस समय जो कारगिल वाले वॉर के टाइम पे जितनी भी मतलब इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी तो उसमें नींद में थी उनको तो हवा भी नहीं लगी कि क्या हुआ वहाँ पे बॉर्डर पे एलओसी पे क्या हो गया, कैसे कुछ लोग आके हमारी चोटियों में बैठ गए हैं। उन्होंने सिक्योरिटी तो शेफर्ड जो गडरिए थे उनके भरोसे छोड़ रखी, तो उन्होंने यहाँ के आर्मी को बताया कि भैया आपकी चोटियों पे वो मुजाहिदीन बैठे हुए हैं, जाके कुछ करना है तो करो। ये लद्दाखी गडरिए थे जो वहाँ पे अपनी पशु भेड़ वगैरह चराया करते थे, उन्होंने आके बताया। तो ये तो उस समय हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाल था। खैर उसके बाद तो गवर्नमेंट जागी, यानी आर्मी भी हमारी थोड़ी हरकत में आई, क्योंकि उस एक चीज़ और हुई थी उस समय लाहौर की जो थी, जो पीस डील वगैरह जो चल रही थी वो था, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये आर्मी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का काम होगा। और हर साल वो वहाँ से वापस आ जाया करते थे, तो अब तब तक कभी ऐसी हरकत हुई नहीं थी पाकिस्तान से, और उन्हें फर्स्ट टाइम ही ऐसा किया था। तो उनको हवा भी नहीं लगी कि क्या हुआ बॉर्डर पे आके मुजाहिदीन और इन पाकिस्तानी आर्मी के लोग आके बैठ गए हैं। और ये लोग महीने भर तो सोचते रहे कि ये हैं कौन, पता ही नहीं चला। फिर फाइनली जब कंफर्म हुआ तो आर्मी ने एक्शन शुरू किए उनको। और फिर लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वाजपेयी जी ने एक जो बैकडोर चैनल की जो डिप्लोमेसी होती है वो उन्होंने शुरू की इसमें। और आर के मिश्रा जी थे उस समय जो उनको भेजा पाकिस्तान, और उनसे बातचीत करवाई नवाज़ शरीफ से। नवाज़ शरीफ ने भी अपना एक आदमी रखा बातचीत करने के लिए, वो भी एक बार इंडिया आए, और आर के मिश्रा जी 3-4 बार गए। और इस जो ड्यूरेशन, ये जो बातचीत हुई बैकडोर में, इससे वाजपेयी जी को आइडिया लग गया कि नवाज़ शरीफ जो है हालात का शिकार है। इसको इसमें ये आर्मी ऑल ओवर है पाकिस्तान में, नवाज़ शरीफ को वही जब करना पड़ेगा जो मजबूरी में कोई आदमी कर सकता है। लेकिन उन्होंने उस टाइम भी उन्होंने नवाज़ शरीफ को अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने उनसे बातचीत जारी रखी ताकि जो सिविलियन गवर्नमेंट है पाकिस्तान की उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी रहे। और सिविलियन और जो मिलिट्री जो रूलर्स थे, जो मिलिट्री पार्ट था पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का, उनके बीच में कुछ खाई बनी रहे, ताकि अगर दोनों साथ आएंगे तो साथ तो वैसे भी नहीं थे वो, लेकिन अगर नवाज़ शरीफ को साथ देंगे तो वो थोड़े स्ट्रांग होंगे। और नवाज़ शरीफ नहीं चाहते थे कि ये सब हो और वापस आर्मी को बुलाया जाए। उनका तो ये मानना था कि जो बॉर्डर पे इन्होंने कारगिल में जो उनकी आर्मी चढ़ बैठी है चोटियों पे, उनको वापस बुलाया जाए। तो इस तरह से उन्होंने बड़ी डेफ्टली इसको हैंडल किया। उन्होंने नवाज शरीफ को छोड़ा नहीं, उनसे बातचीत करते रहे।
फाइनली इनिशियली तो पाकिस्तान के लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे कि पाकिस्तानी आर्मी खासकर कि इसमें कोई सीज़ फायर हो, क्योंकि उनको जो कारगिल की हाइट से वो जो NH-1 को डायरेक्ट अटैक कर सकते थे, वो उसको वो खोना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाए। लेकिन फिर फाइनली जब उनकी टेप्स वगैरह लीक हो गई मुशर्रफ की और उसके एक जनरल की, तब जाके उनको लगा कि नहीं, ये कुछ इसको सीज फायर वगैरह में करके पीसफुल इसको हैंडल करना चाहिए। तो मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को भेजा इंग्लैंड, सॉरी इंग्लैंड नहीं, US, और वहाँ से जाके उनको, वहाँ भी क्लिंटन ने ब्लंटली बोल दिया कि भैया तुम ये सीज फायर लाइन जो बनाई है LOC, इससे पीछे आओ तभी कुछ होगा। वाजपेयी मानने वाला नहीं है, वाजपेयी नहीं मानेगा। वो तो गुस्से में बैठा हुआ है, वो तो लेके बैठा कि अगर पाकिस्तान बम फोड़ेगा तो हम भी फोड़ेंगे उसके सिर के ऊपर, तो सोच लो, तुमको जो करना है कर लो। तो उसमें फिर नवाज शरीफ को भी थोड़ा, नवाज शरीफ जब US गया था तो वो अपनी पूरी फैमिली को लेके गया था। उसको उसको डर था कि कहीं जो ये मुशर्रफ वगैरह हैं, उसके एब्सेंस में उसकी फैमिली को कोई हार्म वगैरह नहीं पहुंचा सके। तो फाइनली वहाँ पे वो अग्री कर गए, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ हम लोग इसको विड्रॉ कर रहे हैं, और वो फिर विड्रॉ हुआ। लेकिन उसमें तकरीबन 3-4 हफ्ते लगे, पाकिस्तानी आसानी से गए नहीं। वो बार बार एक चोटी छोड़ते दूसरी चोटी पर चढ़ जाते, इस तरह के काम किए उन लोगों ने। और फाइनली वो लोग जुलाई के एंड में वो लोग उनको भगा दिया गया। फाइनली आर्मी को भगाना ही पड़ा उनको, वो माने नहीं ऐसे। और सबसे पाकिस्तानी आर्मी का जो सबसे बेकार चीज़ जो सामने आया वो ये था कि उनके लगभग 145 सोल्जर्स की डेड बॉडीज़ जो थी वो उन्होंने ली नहीं। उनको इंडियन आर्मी ने पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनको दफन किया वहीं कारगिल की पहाड़ियों में, जो 15,000 फीट से भी ऊंचाई से भी ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने जाते समय भी, जो भाग रहे थे तो भी, अपने जो डेड सोल्जर्स थे उनकी बॉडी में बम छुपा छुपा के गए ताकि इंडियंस इनको सर्च वर्च करें तो एक्सप्लोड हो और वो मरें उसमें। उन्होंने अपनी सोल्जर की डेड बॉडीज़ को भी इस्तेमाल किया। इतनी घटिया आर्मी थी कि अब हर आर्मी चाहती है कि उनका डेड सोल्जर की बॉडी जब उसके घर पहुंचे ताकि उसके परिवार के लोग उसको, उसका एक तरह से लास्ट, एक तरह से जो राइट्स होते हैं वो कर पाएँ, थोड़ा सा तो उनको चैन मिले। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने वो भी नहीं होने दिया। खैर ये तो कारगिल था फाइनली। इसमें एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग थी कि कारगिल के वॉर के समय वाजपेयी साहब ने, जो उस समय के ओपोजिशन लीडर थे, शायद शरद पवार थे, और सोनिया गांधी जी को, इन दोनों को उनको लूप में रखा, और उनको अपडेट करते रहे उनको। और इससे 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 जो ऑपोजिशन का जो एक अटैक होना, मतलब ये तो ये बहुत बड़ा लैप्स था इंडियन मिलिट्री का और इंटेलिजेंस का। और अपोजिशन का जो अटैक होना चाहिए था गवर्नमेंट पे, वो कर ही नहीं पाए, वो अटैक उसमें हो ही नहीं पाया, क्योंकि वाजपेयी जी ने गलती जब हो गई कि इंटेलिजेंस तो सो रहा था इंडिया का उनको गडरियों के भरोसे उन्होंने इंटेलिजेंस को छोड़ रखा था। और तब वाजपेयी जी की ने जो कौशल से, जो अपने कौशल से बातचीत करने के तरीके से जो उन्होंने अपोजिशन को जैसे हैंडल किया, वो बहुत ही अच्छा था। और वो अपोजिशन ने कुछ ज़्यादा तमाशा किया भी नहीं उसके बाद। लेकिन एक कॉफिन स्कैम जो हुआ था उसमें वो फालतू का बखेड़ा था। उसमें तो अब फौजियों की डेड बॉडी पड़ी है, आपको कॉफिन चाहिए, तो जिसने भी दिया उससे ले लिया गवर्नमेंट ने। उसमें अब इतना टाइम ही नहीं था कि मतलब एक ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता। तो यही ऑथर भी इसमें का भी लगभग यही मानना है कि ये था, इसमें कोई स्कैम नहीं था। और जॉर्ज फर्नांडिस स्कैम करे, ये तो बहुत रेयर चीज़ थी। जॉर्ज फर्नांडिस तो ऐसे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम, वही एक डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा था कि चाइना हमारा इंडिया का एनिमी नंबर 1 है। उन्होंने उस समय ओपनली प्रेस में रिलीज़ करके बोला था। और चाइना ने भी उस समय अनड्यू एडवांटेज लिया था इंडिया का, और हमारी जो कुछ जो ये चोटियाँ थी हमारी लद्दाख में, उन पे उसने कब्जा कर लिया था, जो आज भी कब्जे में है उसके। सो ये उस समय वाजपेयी जी ने इसको, खैर जॉर्ज फर्नांडिस सस्पेंड हो गए, कैबिनेट से हटा दिए गए 5-6 महीने के लिए, फिर वापस आ भी गए।
तो ये जो पूरी बुक है उस ड्यूरेशन की है। इसमें काफ़ी आपको एक और इंसिडेंट है नैम का, नॉन अलाइन मूवमेंट का। वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने जब 90s में जब इसकी अ, पाकिस्तान की जो ये कश्मीर के अंदर जो इंटरफ्रेंस थी उसकी वजह से इंसर्जेंसी बहुत हाई थी। और ऊपर से और पाकिस्तान जगह जगह इंडिया के ये रेज भी कर रहा था कि इंडिया को लोग कहें कि ये इसको सॉल्व करे। तो नेल्सन मंडेला ने नैम की जो प्रस्तावना मीटिंग होती है, संबोधन होता है, उसमें बोला कि इंडिया को इससे पाकिस्तान से बैठ कर सॉल्व करना चाहिए। तो वाजपेयी जी गुस्सा गए इस पर। और शाम को जो उनकी जो डिनर पे जो ऐसे ही नॉर्मल मीटिंग हुई नेल्सन मंडेला से, तो उन्होंने उनको मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उनको शायद डांटा। वो डिटेल्स इस किताब में नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ गुस्से भरे लफ्ज़ों में कुछ तो कहा ही होगा कि अगले दिन उनके वाइस प्रेसिडेंट जो थे साउथ अफ्रीका के, वो सुबह वाजपेयी जी से मिलने आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि टेम्परेचर जो है दोनों साइड से कम होने चाहिए, ये उनका इशू नहीं है, ये आप लोग आपस में मिलजुल के किसी के इशू को रिजॉल्व करें। तो वाजपेयी जी जो हैं वो हम इतना जानते हैं कि वाजपेयी जी गुड स्पीकर थे। उनकी ऑरेटरी स्किल तो आज भी कोई मैच नहीं कर सकता। आज कोई लीडर नहीं है जो उनकी ऑरेटरी स्किल को मैच कर पाए। मोदी जी को लोग कहते हैं, लेकिन वो तो मेरे ख्याल से वाजपेयी जी के 30% भी नहीं होंगे जब अगर स्किल्स की बात की जाए, बोलने की स्किल की। तो वाजपेयी जी की सबसे बड़ी स्किल थी उनकी फॉरेन पॉलिसी पे पकड़ होना। 98 के जो परमाणु धमाके किए थे इंडिया ने, उसके बाद तो बहुत बुरी हालत थी इंडिया की। जगह जगह से हमको लोन वोन मिलना बंद हो गया था IMF वगैरह से। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसको उसको सॉल्व किया और 2004 तक आते आते इंडिया शाइनिंग का जो है नारा चल रहा था इंडिया में। तो ये सब वाजपेयी जी ने जो फॉरेन पॉलिसी है उसको जिस तरह से हैंडल किया उसकी वजह से था कि इंडिया को जितने लोन जो बंद हो गए थे, जो नहीं मिल रहे थे, वो सब मिलना शुरू हो गए। खैर, ये तो थी इस बुक की डिटेल। आप इस बुक को पढ़ें। और इसके मेरे पीछे भी इसका बैनर है जिसमें वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने और अपनी जो है वो उसको साइन कर रहे हैं, कुछ अपॉइंटमेंट भी कर रहे होंगे उसमें। ये वो तब की फ़ोटो है पीछे लगी हुई, और ये बुक का कवर है मेरे बैकग्राउंड में। तो ये थी इस बुक के बारे में आज की बात। फिर मैं मिलूँगा कुछ दिनों बाद मे बी किसी नई बुक के साथ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। शुक्रिया।